Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021. So today we are having some physics expected MCQs and these are really very important and very मतलब चुन चुन के लाए वेरी चूजन वंस. ठीक है. So without wasting any time, let's start. So our first question is the dimension of which of the following is the same as that of impulse. कि इन चारों ऑप्शंस में से किसका डायमेंशन इम्पल्स के जैसा ही सेम है. डायमेंशंस जो कि हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं वो पूछा गया है किसका सेम है. सो इम्पल्स पहले होता क्या है. इम्पल्स इज इट्स अ टाइप ऑफ अ फोर्स ओनली जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है विच अप्लाइज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके. एंड आपको बताना है वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क एंड चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम. इन चारों में से किसका डायमेंशन इम्पल्स से सेम है. अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. And the correct answer is option number B, that is momentum. So impulse and momentum का दोनों का डायमेंशन सेम होता है. ओके. एंड दोनों का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT-1 बिकॉज मोमेंटम की ऐसा यूनिट होती है किलोमीटर पर सेकेंड. ओके. तो MLT-1 में आ जाएगा आपका. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ. अगेन वैसा ही क्वेश्चन है कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है उसका जो डायमेंशन है किसके जैसा है. एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स. वेरी इजी क्वेश्चन वैसे तो ये. एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनर्जी. सो प्लैंक्स कांस्टेंट और एनर्जी का डायमेंशन सेम है. ओके. प्लैंक्स कांस्टेंट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34. ओके. सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. Next, question number 3. सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर द सेम एट. तो आपको बताना है डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दोनों की वैल्यूज़ कौन से उस पर सेम होती है, कौन से नंबरिंग पे. -36, -40, -30, -42. एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ -40 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होगी. यहाँ पे डिग्री ऐड कर लीजिएगा गाइज. ठीक है. तो -40 डिग्री पे सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ सेम होगी. अच्छा, जब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कोई भी हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दे दिया जाएगा, बोलेगा उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो या फ़ारेनहाइट में देके सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ सेंटीग्रेड मतलब C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में लिखेंगे. फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर दिया है वो -32. ठीक है. तो ये फार्मूला होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला. डायरेक्टली फार्मूलाज भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं. एंड अगर आपको फ़ारेनहाइट का पूछा तो आप सेंटीग्रेड को इस साइड ले आएंगे, इस साइड फ़ारेनहाइट को उस साइड शिफ्ट कर देंगे एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द यूनिट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज. नॉइज़ पोल्यूशन की यूनिट क्या है. डेसिबल, डेसिमल, PPM, हर्ट्ज. एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल. ये तो पता ही है 80 डेसिबल लोग कहते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग हेयर नहीं कर सकते. वी आर नॉट बेयरेबल. ओके. डेसिमल तो जो कि जैसे 6.4 लिखा है या 2 लिखा है तो जो पॉइंट जो है इसे डेसिमल बोलते हैं. PPM दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं. जो अगर कोई मिलावट है किस चीज़ में तो कितनी ज़्यादा मिलावट है उसे पार्ट्स पर मिलियन में काउंट करते हैं. हर्ट्ज इज़ अगेन अ यूनिट ऑफ साउंड, और यू कैन से नॉट एग्जैक्टली साउंड, यू कैन से फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच हैव द सेम यूनिट. किसका सेम यूनिट है. वर्क एंड पावर का, टॉर्क एंड मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्क एंड टॉर्क, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम.
किसकी यूनिट्स सेम हैं? सो यहाँ पे वर्क की तो SI यूनिट हो जाएगी जूल, राइट, जूल जिसे हम J से डिनोट करते हैं। पावर की हो जाएगी वॉट, ठीक है। टॉर्क की होती है न्यूटन पर मीटर, राइट, न्यूटन मीटर। हाँ, सो गाइस न्यूटन मीटर एंड जूल, इन दोनों का मीनिंग जो है ना, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, दे बोथ आर सेम। तो यहाँ पे वर्क एंड टॉर्क की SI यूनिट सेम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The motion of the wheels of a bullock cart while moving on a road is an example of. आपसे कहा गया है बैलगाड़ी जब चल रही है रोड पे, और उसके व्हील्स का जो मोशन है उस टाइम पे, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑसिलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, एंड ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये व्हील है, ओके, एंड ये रोड, इस पे जब वो चल रही है तो सीधे जो चल रही है वो तो हो गया ट्रांसलेटरी मोशन आपका, ठीक है। एंड ये रोटेट करना किसे बोलते हैं? ऐसे गई और फिर यहाँ से वापस, फिर ऐसे रोटेट हुई, फिर यहाँ से वापस, तो वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट सर्कल बना रही है, तो ये रोटेटरी मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? पेंडुलम की, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, ठीक है। तो ये चलता है ऐसे 1 2 3, ये इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी, बट ऐसा नहीं है, वापस नहीं आ रही है। तो इसका राइट आंसर एक तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया स्ट्रेट, एंड रोटेटरी मोशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. Next, question number 7. An object covers distance which is directly proportional to the square of time. Its acceleration is. ओके, तो यहाँ पे आपको दिया एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो डिस्टेंस है, जिसे हम डी से डिनोट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के, टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आपसे पूछा एक्सेलरेशन का क्या होगा यहाँ पे, तो ये कैसे होता है? पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज dx/dt, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर एक्सेलरेशन का निकालेंगे dv/dt करके, है ना, और फिर v के जगह dx आ जाएगा, है ना, तो v/dx करके ये पूरा जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद थोड़ा लंबा प्रोसीजर पड़ेगा, करने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच इज अ स्केलर क्वांटिटी? इजी क्वेश्चन। स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? एंड बहुत ईजी है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेक्टर है। टॉर्क टाउ में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट को तो हम बहुत सारे अलग अलग से करते हैं, वैसे एस से मोस्टली करते हैं, तो ये भी वेक्टर है। विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट पे ध्यान देंगे, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी बतानी है आपको यहाँ पे, दैट इज वेलोसिटी, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वेलोसिटी तो अभी मैंने बताया ये वेक्टर है, फोर्स भी हमें पता है वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, राइट, एंड इट इज ऑल्सो वेक्टर। Option D is the correct one, that is electrostatic potential. This is not a vector, it's a scalar quantity. Question number 10. An object with a constant speed is not accelerated, might be accelerated, is always accelerated, also has a constant velocity. ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो साफ सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज नॉट एक्सेलरेटेड। उसमें एक्सेलरेशन वहाँ पे ज़ीरो होता है, ओके, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 11. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो किस चीज़ का कंसेप्ट देता है? एनर्जी, वर्क, मोमेंटम, इनर्शिया।
तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, और या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग जाता. एंड दिस गिव्स द कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनर्शिया. ये पूरा कंसेप्ट इनर्शिया का है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 12. अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू. एक पर्सन है, ये स्टोन है फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज अ पर्सन. इसने स्टोन को किक किया बट वो खुद हर्ट हो गया. क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन, मोमेंटम. तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया से ही. इसका भी राइट ऑप्शन इनर्शिया, क्योंकि अगर कोई पर्सन उसे किक कर रहा है अगर किसी स्टोन को, तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन मिलेगा इससे. एंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, लेकिन हमें उससे, वो भी उधर से फोर्स लगा रहा है कि मैं रेस्ट में रहूं. अगर तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो कि वो मोशन में हो जाए, तो जब तक उसके फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो मूव नहीं करेगा. ओके, एंड दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ, अगेन आई एम स्पीकिंग, इट्स इनर्शिया. Next, question number 13. Which conservation principle is applicable in case of motion of rocket? तो motion of rocket में कौन सा conservation principle लगता है? Conservation of mass, conservation of charge, conservation of momentum, conservation of energy. ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कैसे? आई विल एक्सप्लेन यू वोल. होता क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये फॉर एग्जाम्पल रॉकेट है आपका, ठीक है. इतना गंदा रॉकेट तो नहीं होता है, ये रॉकेट है फॉर एग्जाम्पल. एंड यहाँ पे आपका मोमेंटम, एंड ये अभी उड़ा नहीं है, ठीक है, ये नीचे ही है. तो इस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, mv रहेगा, ठीक है. तो नीचे में वेलोसिटी रहेगा हमारे पास ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है. तो नीचे में वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो रहेगा, या फिर वी कैन से कम रहेगा. एंड मास जो है वो तो रहेगा ही, ठीक है. नाउ अब क्या हुआ, ये उड़ गया ऊपर. तो यहाँ पे इसका मोमेंटम में क्या फ़र्क आएगा ना, कि ऊपर जाके वेलोसिटी जो है इसकी बढ़ जाएगी एंड मास जो है वो कम आता है, ठीक है. तो इस वजह से P1 एंड P2, दैट इज़ इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम जो है वो दोनों के इक्वल होते हैं, ठीक है. इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता है. तो 1 सेकेंड गाइज. या सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 14. टू ओपन द डोर ईजली द हैंडल शुड बी फिक्स्ड. डोर को अगर ईजली खोलना है, दरवाजे को, तो हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? नियर द हिंजेस. हिंजेस मतलब जिस, ऐसे ये डोर है तो एक साइड से तो ये ऐसे ऐसे दीवार से जो लगा रहता है ना, जिसकी हेल्प से उसको दीवार में अटैच कर देते, फिट कर देते, उसे हिंजेस कहते हैं. सो नियर द हिंजेस, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट, ऑपोजिट टू हिंजेस, इन द मिडल, एंड नन ऑफ दीज. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. अवे फ्रॉम मिड पॉइंट जो ये है, तो ये मिड पॉइंट है, इससे अवे यहाँ पे कहीं, और हिंजेस अगर इधर है तो उसके ऑपोजिट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन कर्व सो दैट. रेलवे ट्रैक्स बैंक्ड होते हैं, मतलब कर्व्स जो है वहाँ पे रेलवे ट्रैक में क्या होता है ना, कि इस साइड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा नीचे की तरफ बेंड रहता है, इस साइड वाला पार्ट जो है थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, टिल्टेड रहता है वी कैन से. तो क्यों रहता है? सो दैट द ट्रेन में नॉट फॉल इनवर्ड, द वेट ऑफ ट्रेन मे बी रिड्यूस्ड, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल component of the normal reaction due to track, and no frictional force may be produced between the wheels and the tracks. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है MVR का स्क्वायर लोग बोलते हैं ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का तरीका है. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, कोई भी अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसके सेंटर पे जो फोर्स लगता है दैट इज़ नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स.
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो ये बहुत इजी है, मीटर तो सबके पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे मीटर 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 मीटर, अनीमो, एम, आल्टी, ऑडियो। तो इन चारों में से कौन सा मीटर यूज होता है फॉर विंड मेजरमेंट, वेलोसिटी ऑफ विंड मेजरमेंट? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीमोमीटर। अनीमो का मतलब ही विंड होता है। आप लोगों ने बायो में भी एक टर्म पढ़ा होगा, अनीमोफिली, अनीमोफिली, ठीक है। पॉलिनेशन में पढ़ा होगा आपने बायो में अनीमोफिली। जो भी पॉलिनेशन होता है बाय विंड उसे कहते हैं अनीमोफिली, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? वेबर, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर टू द पावर 4, वेबर पर मीटर टू द पावर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर वी कैन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेबर। वेबर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WB से भी डिनोट करते हैं, एंड ये मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, नन। तो पार्सेक किस चीज़ को मेजर करने की यूनिट है ये आपको बताना है, एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, ठीक है। मेजर बहुत सारे लाइट ईयर्स को मिला के पार्सेक बनता है। तो 1 पार्सेक जो है वो होता है 3.26 लाइट ईयर्स, ठीक है। 3.26, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू, राइट। 19th क्वेश्चन, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्शन, मोमेंट एंड फील्ड। तो टेस्ला किसकी ऐसा यूनिट है? मैग्नेटिक के साथ आगे क्या आएगा? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडक्शन। सो मैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट है टेस्ला। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या एसआई यूनिट है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, रॉकेट वर्क्स ऑन द principle of Newton's third law, Newton's first law, Newton's second law and Archimedes principle। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि कहता है कि आपका जो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है एंड ऑब्जेक्ट बी है, तो अगर ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पे उतनी ही इक्वल फोर्स लगाएगी। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट आपको वीडियो कैसा लगा, एंड ऑल्सो कमेंट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक flux. It is very important. Share to the friends who are preparing for MNS 2021 and subscribe to my channel. If you are new to this channel, I will be really happy if you take a moment and subscribe to it. Once again, keep supporting. Thanks for watching. Bye bye.